आज की अद्भुत कहानी इंडिया से है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। जो कहानी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं वो 90 के दशक के सभी बच्चों या स्टूडेंट्स को या टीनेजर्स को बहुत अच्छे से याद होगी। जिस वक्त ये घटनाएं दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में घट रही थीं, उस वक्त मैं खुद एक स्कूल जाने वाला स्टूडेंट हुआ करता था। मुझे अच्छे से याद है कि उन दिनों हर बड़े न्यूज़ चैनल और हर बड़े न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ इसी घटना पे आधारित थी। मॉन्की मैन या काला बंदर, यही हमारी आज की कहानी है। और सबसे पहले, अगर रोमांचक, अद्भुत और ट्रू क्राइम स्टोरीज अगर आपको दिलचस्प लगती हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां मैं इसी प्रकार की स्टोरीज आप तक हिंदी में लाता रहूंगा। हम मॉन्की मैन या काला बंदर की कहानी की तह तक जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई थी या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। बात है 5 अप्रैल 2001 की। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल गोपाल जी, जो हर रात की तरह इस रात भी अपनी छत पर खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। रात को गर्मी बहुत थी और पावर कट्स सन 2001 में बहुत आम हुआ करती थी। करीबन रात के 1:15 बजे अचानक से उनकी नींद खुलती है और वो दर्द में करकराते हुए जाग उठते हैं। जब वो अपने शरीर पर देखते हैं तो उन्हें नोच के निशान दिखाई देते हैं। अपने आसपास देखने पर वो अंधेरे में एक काले बंदर को गायब होते हुए देखते हैं। 2 हफ्ते तक सब सामान्य रहता है। फिर 18 अप्रैल 2001 को विनोद जी, जो उसी मोहल्ले में रहते थे, वो अपनी छत पर आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। करीब 3:15 बजे का वक्त रहा होगा इस बार कि वो बंदर फिर हमला करता है और इस बार उस हमले के शिकार होते हैं विनोद जी। गहरी नींद से उठने के कारण विनोद जी भी कुछ ज्यादा नहीं देख पाते, पर वो अंधेरे में कोई बंदर जैसी परछाई देखने का जिक्र जरूर करते हैं, जिसका वर्णन उन्होंने बाद में पुलिस रिपोर्ट में भी किया। इन दोनों घटनाओं से जनता बहुत घबराई हुई थी कि तभी 19 अप्रैल को तीसरे अटैक की खबर आती है। इस बारी हमला हुआ रईसुद्दीन पर, जो गाजियाबाद के उसी इलाके में रहते थे और अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। उनको इस अटैक से इतनी गहरी चोटें आती हैं कि वो 3 हफ्ते तक काम पर नहीं लौट पाते। इस क्रीचर या जीव का आतंक दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। आप सोच सकते हैं, जिस चीज को आपने देखा नहीं, जो सिर्फ अंधेरे में आती है, वो इंसान है या जानवर है या दोनों, उस चीज से भयभीत होना बहुत ही लाजमी है। अगले दिन जब पुलिस जांच पड़ताल के लिए रईसुद्दीन की बस्ती में पहुंचती है, तब वहां उनकी पत्नी को पाती है और उनसे सवाल जवाब करती है। उनकी पत्नी ने बताया कि उसने हमलावर को देखा है। उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यह हमलावर एक बड़ा सा नकाबपोश बंदर जैसा दिखने वाला कोई क्रीचर था। और कुछ दिनों में घटनाएं गाजियाबाद में थमकर उससे सटे हुए दिल्ली महानगर में शुरू हो जाती हैं। दिल्ली में मई 17 को करीबन 100 पुलिस कॉल्स की गई और वो सब की सब मॉन्की मैन के अटैक से जुड़ी हुई थी। यहां जिन लोगों ने भी इस हमलावर को देखा, वो इसे आधा बंदर और आधा इंसान बता रहे थे और यहीं से इसका नाम मॉन्की मैन पड़ा। कई लोगों के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये जीव हेलमेट पहना करता था, वो भी लोहे का हेलमेट, और इसके पूरे शरीर पर काले घने बाल हुआ करते थे। इसके हाथ कुछ लोहे के पंजे की तरह थे, जैसे वुल्वरीन। इन्हीं पंजों के सहारे ये इंसान के शरीर पर बहुत गहरे घाव किया करता था। लोगों का यह भी कहना था कि उन्होंने इस जीव को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक एक छलांग में कूदते हुए देखा है। उसकी इसी
सुपर ह्यूमन काबिलियत की वजह से लोग इसे दूसरे ग्रह का या एलियन कहने लगे थे। कई डिस्क्रिप्शंस में मॉन्की मैन पैरों में स्केट्स पहना बताया गया, जिसकी वजह से वो हवा की तरह आता और तूफान की तरह गायब हो जाता। इसका सबसे पॉपुलर डिस्क्रिप्शन वो था जिसमें ये एक लोहे का हेलमेट पहना करता था और एक लोहे का सूट पहना करता था जिसमें 3 बटन होते थे और उसकी चमचमाती लाल आंखें बताई जाती थी। बताया यह भी जाता है कि 3 बटन जो उसके सूट पर मौजूद थे, उन तीनों बटन के अलग अलग फंक्शंस हुआ करते थे। एक बटन से वो मॉन्की बन जाता था और दूसरे बटन से वो इंसान बन जाता था। लोग इस बातों को इसलिए भी मानने लगे थे क्योंकि कुछ लोग उसे आधा इंसान बता रहे थे और आधा बंदर। लोगों का ऐसा भी मानना था कि अगर उसके सूट पर लगे मदरबोर्ड पर पानी डाल दिया जाए या फिर उसकी चमचमाती लाल आंखों पर वार किया जाए तो ही उसके ऊपर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि सिर्फ यही उसकी 2 कमजोरियां थीं। इस तथ्य के दौरान पुलिस को करीबन 350 कॉल्स की गई और ये सभी कॉल्स मॉन्की मैन के हमले से जुड़ी हुई थीं। कहीं इस मॉन्की मैन को 4 फुट 6 इंच का बताया जा रहा था और कहीं इस मॉन्की मैन को 5 फुट 8 इंच का बताया जा रहा था और कुछ गवाहों ने तो इसे बिल्ली के आकार का भी बताया। पुलिस ने कुछ गवाहों से मिलकर 2 स्केच भी बनवाए, पर वो दोनों स्केच इतने असमान थे कि हमलावर या फिर मॉन्की मैन की खोज में बिल्कुल असफल साबित हुए। लोगों में इस प्रकार का खौफ था कि उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी थीं। वो अंधेरे में देखी गई हर परछाई को मॉन्की मैन समझने लगे थे और उससे दूर भागने लगे थे। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां अंधेरे में आम इंसान को या चिंदी चोर को मॉन्की मैन समझ के इतना पीटा गया कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई। इसी खौफ के चलते 3 लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। एक परछाई देख लोग चीख पड़ते, भागो भागो, काला बंदर आ गया, और लोग अपनी सुध बुध खोकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी छतों से कूद पड़ते। इसी प्रकार एक प्रेग्नेंट औरत हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से गिरकर अपनी जान भी दे बैठी। दिल्ली और यूपी पुलिस ने बहुत सारी टीम्स बनाई और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी तैयार की गई। रैशनलिस्ट इंटरनेशनल नामक ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि बहुत से लोग जो अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहे थे, उन्होंने तो कभी मॉन्की मैन या उस क्रीचर को देखा ही नहीं था। दरअसल वो किसी और से सुनी हुई घटनाओं का जिक्र कैमरे पे या रिपोर्टर के सामने उत्तेजित होकर सुना रहे थे। जांच में यह भी बताया गया कि बहुत सारे शरीर पर लगे घाव जो हमले से जुड़े हुए थे, वो घाव दरअसल खुद से बनाए गए घाव थे। सभी गवाहों का मॉन्की मैन पे दिया गया अलग अलग डिस्क्रिप्शन ये सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था। अगर हमलावर एक ही था तो सबको अलग अलग क्यों दिखता था? कुछ लोगों के हिसाब से वो कपड़े पहना करता था और कुछ लोग कहते थे कि इसके पूरे शरीर पर काला फर है। कुछ लोगों के हिसाब से उसकी आंखें लाल थीं और कुछ लोग उसे सनग्लासेस पहना हुआ बताते थे। जितने लोग उतने डिस्क्रिप्शंस, और किन्हीं भी 2 डिस्क्रिप्शंस में कोई समानता नहीं थी। और विक्टिम्स का परेशान कम और कैमरे पे उत्तेजित ज्यादा होना, ये सारे तथ्य एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद ये समस्या असल थी ही नहीं और ये सिर्फ लोगों के दिमाग में थी। सनल एदामारोकू ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैं आश्वस्त हूं कि मॉन्की मैन लोगों का एक झूठा विश्वास था। वास्तविकता से कोसों दूर होने के बाद भी उसे लोगों के डर ने जिंदा रखा हुआ था। मॉन्की मैन कभी था ही नहीं। मॉन्की मैन कुछ भी ना होकर लोगों के मन का भ्रम और मास हिस्टेरिया की एक उपज थी। मास हिस्टेरिया तब पैदा होता है जब एक लोगों का बड़ा समूह जो आपस में ज्यादातर करीब रहते हैं, एक दूसरे के बर्ताव, हरकत
या लक्षण को देखकर उन लक्षणों को खुद ही करना शुरू कर देते हैं या उसे महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये मास हिस्टेरिया तब पैदा होता है जब लोगों में भयंकर डर या चिंता मौजूद हो। एक आवारा कुत्ता या बंदर, अंधेरे में पेड़ की हिलती हुई टहनी की परछाई या फिर किसी घबराए हुए आदमी की चीख, ये सभी चीजें मास पैनिक या मास हिस्टेरिया को जन्म दे सकती हैं। यही मास हिस्टेरिया का ट्रिगर पॉइंट कहलाया जाता है। विशेषज्ञों ने तो यहां तक भी कह दिया कि मॉन्की मैन उस टाइम के पॉपुलर टीवी सीरियल्स जैसे शक्तिमान या फिर बैटमैन, वानरदेव हनुमान जी, उन सभी के मिश्रण से तैयार किया गया एक काल्पनिक कैरेक्टर था। सनल के इस बयान ने सब कुछ साफ साफ कह दिया था। उन्होंने मॉन्की मैन को एक भ्रम या इल्यूजन घोषित कर दिया। उन्होंने अपनी जांच में यह भी बताया कि इस घटना से ज्यादातर प्रभावित लोग वो थे जो गरीब तबके से आते थे और कम पढ़े लिखे थे, जिस कारण उनमें अंधविश्वास ज्यादा और लॉजिकल सोच की कमी थी। गरीबी के कारण ये एक बड़े समूह में एक दूसरे के बहुत करीब रहा करते थे, जिसकी वजह से ये अंधविश्वास आग की तेजी से फैला। इस पूरी कड़ी में दिल्ली पुलिस की भी बहुत निंदा की गई, जिन्होंने 3000 पुलिस कर्मियों को एक फैंटम की तलाश में भेज दिया, जिसने लोगों के अंधविश्वास को और भी पक्का कर दिया। अरे जब मॉन्की मैन था ही नहीं तो ढूंढा किसे जा रहा था। और तो और बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने भी अपना काम मजबूती के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं किया। याद रहे ये 2001 था। उस जमाने में आज की तरह सैकड़ों न्यूज चैनल नहीं थे, और जो चंद चैनल उस जमाने में मौजूद थे उन्होंने हर जायज और नाजायज कोशिश की कि वो इस मॉन्की मैन को जिंदा रख सके, ताकि आपके और मेरे जैसे लोग टीवी से दिन रात चिपके रहें और न्यूज देखते रहें, और ये लोग एड रेवेन्यूज कमाते रहें और अपनी रोटियां सेकते रहें। शुक्र है उस जमाने में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने अपनी जड़ें मजबूत नहीं की थी, वरना इस घटना का असर कई गुना अधिक होता। मॉन्की मैन की घटना एक विफल व्यवस्था या फेलियर ऑफ द सिस्टम थी, जिसको हम सब मिलकर एक समाज के रूप में सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। बेबुनियाद अफवाहों पर भरोसा ना करना शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो देखा आपने, लाखों लोगों के लिए जो हफ्तों तक आतंक बना रहा, जिसने हजारों पुलिसकर्मियों की नाक में दम कर दिया, वो दरअसल जन समूह के अंधविश्वास से पैदा हुआ एक काल्पनिक खलनायक था। आप इस कहानी के बारे में जो सोचते हैं मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके प्यार से ही मुझे सफर आगे ले जाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।